हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ही है, जहाँ पर हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो सामने मैंने इतनी गंदी राइटिंग लिखी है ना, उसके ऊपर कोई मत जाना। बीच बीच में मैंने बहुत टेढ़ा टेढ़ा भी लिखना शुरू कर दिया, उसको भी इग्नोर करना। कोई भी वर्ड समझना है तो पूछना कि मैंने आज साफ साफ कीड़े मार रखे हैं सामने। और क्या कहते हैं, ब्लैक पेन पे भी मत जाना, वो धोखा दे गया भाई, वो चल नहीं रहा था ब्लैक पेन, तो मैंने ब्लू ब्लू से लिख दिया बीच बीच में। कोई भी वर्ड समझना है तो पूछ लेना पहले ही, ठीक है। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में देखते हैं क्या है। यहाँ पर पहले डिसोसिएशन बता रखा है कि क्या होता है। अब नाम से पता लग रहा है कि हम डिसोसिएट करेंगे खुद को चीज़ों के साथ, पर्सन्स के साथ, खुद के साथ एसोसिएट करना बंद कर देंगे या कहीं से अलग होने वाले हैं। हम डिटैच होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। बुक के हिसाब से देख लेते हैं एक बारी। डिसोसिएशन को तुम इस तरीके से देख सकते हो कि तुम्हारा कहीं किसी से कोई कनेक्शन है, रिलेशनशिप टूट गया, एंड हो गया। अब ये इसमें हर तरह का रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है, सिर्फ वही वाला मत लेना। पहले बोल रही हूँ, कहीं से तुम कहीं से डिवाइड हुए हो, अलग हुए हो, तुम्हारा किसी से कोई कनेक्शन ब्रेक हुआ है, ठीक है। किसी से क्या मतलब, मेन तुम्हारा अपने आइडियाज़ और अपने इमोशंस के बीच का ही कनेक्शन टूट गया है। लाइक जो हम कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं और जो हम फील करते हैं वो कनेक्टेड होता है, दोनों के आपस में बीच में लिंक होता है, हमारी थिंकिंग और फीलिंग पार्ट में, इमोशंस में। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि डिसोसिएशन कैन बी व्यूड एज सेवरेंस ऑफ द कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन ब्रेक हो गया है, टूट गया है, या क्या कहते हैं, जो लिंक ख़त्म हो गया किसके बीच में, हमारे आइडियाज़, जो हमारे विचार हैं उनके बीच में, और जो हमारे इमोशंस, जो हमारी फीलिंग्स हैं उनके बीच में जो लिंक था वो ख़त्म हो गया। यानी कि अब जो हम सोच रहे हैं वही हम फील नहीं कर रहे, यानी कि कुछ दिक्कत आने वाली है और वो नेगेटिव इफ़ेक्ट ही रहेगी, क्योंकि ये डिसऑर्डर है, ठीक है। और डिसोसिएशन के अंदर हमारा फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी आ सकता है। भाई हमें रियलिटी महसूस नहीं हो रही, हम असलियत ही नहीं समझ पा रहे, हमें अनरियलिटी टाइप वाली फीलिंग आ रही है। सच नहीं है, चीज़ें रियल नहीं है, वो चीज़ आ रही है यहाँ पे। एस्ट्रेंजमेंट हो सकती है, यानी कि अकेला फील हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा, या हम अलग हो सकते हैं बहुत लोगों से, तो अकेले होंगे। एलियनेटेड हो सकते हैं, बिल्कुल अकेले, तब जब हम सेपरेट हो जाएं या डिटैच हो जाएं अपने सोशल ग्रुप से, या यहाँ पर वो रिलेशनशिप तुम समझ सकते हो वो जब ख़त्म हो जाए तब, ठीक है। और डीपर्सनलाइजेशन बता रखा है, ये आगे अभी हम पढ़ेंगे, इसी का ही पार्ट है। और कभी कभार इसके अंदर अपनी आइडेंटिटी हमारी ख़त्म भी हो सकती है, हम अपनी पहचान भी मिटा सकते हैं या भूल सकते हैं कि हम कौन थे, क्या थे, एंड ऑल। या हमारी आइडेंटिटी का शिफ्ट देखने को मिल सकता है, हमारी आइडेंटिटी बदल सकती है, या एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और आगे एंड नंबर ऑफ में चेंज हो सकती है। कोई लिमिट नहीं है कि किसी इंसान की कितनी आइडेंटिटी होगी, वो हम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में भी देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टेम्प्रेरी ऑल्टरेशंस आ सकते हैं कॉन्शियसनेस के। अब कॉन्शियसनेस में पता है क्या होती है, हमारी जो अलर्टनेस है या जो हमारी अवेयरनेस है उसी को ही बोला जाता है। जो हमारे सेंसेशंस है, कोई स्टिमुलस आ रहा है तो हमें फील हो रहा है, कुछ ऑडिटरी स्टिमुलस है तो हम सुन पा रहे हैं, विजन का है तो विजुअली हम देख पा रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियसनेस होता है। या अगर कोई चीज़ है हमारे आसपास तो हाँ, हम उसे नोटिस कर सकते हैं, इतनी एबिलिटी है हमारे अंदर, इतने अवेयर, अलर्ट अपने एनवायरनमेंट को लेकर, इतने कॉन्शियस हैं हम। यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम से तुम्हारा कॉन्शियसनेस चेंज होने लग जाएगा, टेम्प्रेरी, मतलब हमेशा के लिए नहीं, परमानेंट नहीं, पर हाँ टेम्प्रेरी, नॉन परमानेंट वे में तुम्हारा कॉन्शियसनेस में चेंजेस आने लगेंगे, ऑल्टरेशन आने लगेंगे, जिसकी वजह से पेनफुल एक्सपीरियंसेस निकल के आएंगे, या जो तुम्हारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं उनको ये, उनके ऊपर क्या करता है, वो अटैक करेगा उनके ऊपर ये, जिसकी वजह से तुम्हारा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का एक कैरेक्टरिस्टिक बन के निकलेगा, मतलब एक पहचान आ जाएगी इस बात की कि हाँ, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर तुम्हें हुआ है, या तुम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के शिकार बन गए हो। एक बार फिर से बता देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। कॉन्शियसनेस में तुम्हारे चेंजेस आएंगे, तुम चीज़ों को लेकर या अपने आसपास के एनवायरनमेंट, लोगों को लेकर अवेयर हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते,
टेम्परेरी चेंजेस आएंगे, हमेशा हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए या कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसकी वजह से तुम्हारे पेनफुल मेमोरीज़ के ऊपर वो क्रैक करेगा, वो मेमोरीज़ आएंगी निकल के, या तुम्हें याद आएगा पेनफुल एक्सपीरियंसेस जो थे तुम्हारे, देन तुम्हें ये डिसऑर्डर है, फिर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर तुम्हें हो जाएगा, या तुम इसके शिकार बन जाओगे एंड सिंपल मीनिंग में तुम्हारी बॉडी इसे डेवलप करने लग जाएगी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, किस किस टाइप से देखने को मिल सकता है, कंडीशंस जो इसके अंदर आती हैं वो है डिसोसिएटिव एमनीजिया, एमनीजिया के अंदर ही डिसोसिएटिव फ्यूग आता है, और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, हाँ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी के नाम से भी जाना जाता है, देन डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन, दोनों अलग हैं वैसे बट बताया साथ में वह दोनों में डिफरेंस, ठीक है। और कुछ फीचर्स जो हमने पढ़ा था इससे पहले, डिसऑर्डर सोमैटिक सिम्टम वाला और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर वाला, वो आगे एक बॉक्स में दे रखा है, मैं समझाऊंगी ये पूरा डिसऑर्डर समझाने के बाद। एक तरह से दोनों में डिफरेंस दे रखा है, सोमैटिक सिम्टम और इस वाले में, और दोनों के टाइप्स में। अब आ जाते हैं डिसोसिएटिव एमनीजिया पे कि ये क्या होता है, जो उसका पहला पार्ट है। अब इसके अंदर हमारा एक्सटेंसिव लेकिन सिलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है, कुछ कुछ चीज़ें हैं हमारी मेमोरी में जो हम भूल गए, या कुछ कुछ एपिसोड जो स्पेसिफिक लाइफ के जो दिमाग से उड़ गए निकल गए वो हम भूल गए, ठीक है। और वो उड़े हैं लेकिन उसके पीछे का हमें कोई रीज़न नहीं पता, उसके पीछे का कोई बायोलॉजिकल रीज़न नहीं है, या हमें कोई बीमारी हुई। बायोलॉजिकल रीज़न इन द सेंस क्या होता है कि सिर पे कोई चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, या मेमोरी को अफेक्ट करा किसी भी चीज़ की वजह से, फिर चाहे वो कोई इंटरनल इंजरी है या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई रीज़न नहीं पता उसके पीछे का, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हो गया बिना रीज़न के नुकसान हो रहा है, तो डिसऑर्डर आएगा यहाँ पर, याद रखना, ठीक है। तो थोड़ा एक्सटेंसिव है, वाइड हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें भूलेंगे हम। सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हुआ है जिसके पीछे का कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, जिसके पीछे का रीज़न नहीं पता हमें, कोई मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है, कोई सिर पे चोट वोट नहीं लगी उसकी वजह से नहीं हुआ ये। ऊपर से यहाँ पर हाँ मतलब वही बता रखा है, हेड इंजरी नहीं हुई लेकिन तब भी ये हुआ है, कोई रीज़न नहीं है बट मेमोरी लॉस हुआ है। और कुछ लोग इसके अंदर याद नहीं रहते, कुछ लोगों को इसके अंदर याद नहीं रख सकते वो अपने क्या पास्ट के बारे में, कुछ लोग अपने पास्ट के बारे में भूल गए, पिछला कल परसों में क्या हुआ था उन्हें नहीं याद, क्योंकि सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें ही भूलेंगे, लाइफ के कुछ एपिसोड जोड़ेंगे दिमाग से। या फिर कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता या वो भूलने लग जाते हैं कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, या कुछ स्पेशल मान लो कल परसों हुआ उनकी लाइफ में, उन्हें नहीं याद, बिल्कुल भी उड़ गया उनके दिमाग से। या कुछ लोगों को वो भूल जाएंगे, स्पेसिफिक लोगों को, एक दो लोगों को, कुछ जगहों को भूल सकते हैं, कुछ चीज़ें उन्हें याद नहीं है, बिल्कुल उड़ गई उनके दिमाग से कि वो कभी एग्जिस्ट भी करती थी उनकी लाइफ में। और बाकियों की मेमोरी इन द सेंस ऐसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें उनके दिमाग से उड़ गई और बाकी चीज़ों को लेकर मेमोरी है उनके दिमाग में, उन बाकी चीज़ों के बारे में उनको पता है, वो उनको याद है, ठीक है। लिखा है ना, वाइल देयर मेमोरी फॉर अदर इवेंट्स रिमेन इंटैक्ट, यानी कि मान लो कि परसों तरसों क्या हुआ था उन्हें नहीं याद, लेकिन उससे पहले जो जो इवेंट हुए थे या आज जो सुबह इवेंट कुछ हुआ वो उसे याद है, वो उसकी मेमोरी में इंटैक्ट है, उसकी याददाश्त में है, वो इतना कमज़ोर नहीं हुआ उसकी याददाश्त कि वो ये भी भूल जाए, उसे इतना याद है। थोड़ा बहुत स्पेसिफिक इवेंट एंड ऑल वो भूल गया, सिलेक्टिव मेमोरी लॉस, कुछ चीज़ें उड़ी हैं स्पेसिफिक उसके दिमाग से। और जो पार्ट होता है डिसोसिएटिव एमनीजिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से पूछा भी जाता है, डिसोसिएटिव फ्यूग। यहाँ पर ना इसका मेन फीचर ये है, इसमें तुम्हें पता नहीं होगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, मतलब तुमने खुद से तो एक्सपेक्ट करा ही नहीं होगा, और दूसरे लोगों ने तो ऑब्वियसली फिर तुमसे एक्सपेक्ट बिल्कुल वो चीज़ करी नहीं होगी जो तुमने खुद ही कभी खुद से एक्सपेक्ट नहीं करा कि तुम ऐसे भी करोगे। इसमें ये होता है कि एक इंसान का
अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे हो जाता है उसके घर से या उसके जहाँ वो काम करने जाता है, जहाँ कहीं पर भी वो काम करता है, जॉब करता है, वटेवर, वहाँ से वो उठ के चला जाता है और उसे ही नहीं पता चलता। प्लस वहाँ पर जाकर वो अपनी एक नई आइडेंटिटी बना लेता है, कुछ अपनी खुद की एक नई पहचान बना लेता है, उसकी नई आइडेंटिटी वो अज्यूम कर लेता है वहाँ जाके। देन उसे अपनी पुरानी आइडेंटिटी के बारे में कुछ याद नहीं होता, अपना नाम नहीं, एज नहीं, वो क्या है, कैसा दिखता है, कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से आया है, कुछ भी नहीं। इवन जो माइनर से माइनर पर्सनल डिटेल होती है या मेजर से मेजर भी कुछ याद नहीं रहता उसे अपने बारे में। एंड ये फ्यूग, ये जो डिसोसिएटिव फ्यूग की हम बात कर रहे हैं, ये ख़त्म कब होता है? जब पर्सन एकदम से उठता है, उस चीज़ से बाहर निकलता है, जब वो वेकअप होता है, जैसे हम सो के उठते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब वो उठता है तो ये फ्यूग एंड होता है। और उस टाइम पे जो इवेंट्स या जो चीज़ें तब हुई थी जब वो डिसोसिएटिव फ्यूग में आ गया था, जब उसे डिसोसिएटिव फ्यूग हो गया था, यानी कि जब उसका अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे हो गया था, उसे पता नहीं लगा था, उसने नई आइडेंटिटी बना ली थी। इस सब के बारे में, या जो फ्यूग जब उसे हुआ उसमें जो जो इवेंट्स हुए, वो जब उठता है उससे फ्यूग से बाहर निकलता है, उस टाइम पे जो भी हुआ, जो कुछ भी, वो सब वो भूल जाता है। ठीक है, वो सब वो भूल जाता है। और इस डिसऑर्डर को तुम लोग एसोसिएट कर सकते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ। तभी कहते हैं कि ज़्यादा चिंता करना नहीं चाहिए, वो चिता के समान होती है। ठीक है, ये मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। डिसोसिएटिव फ्यूग डिसोसिएटिव एमनीसिया का पार्ट है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अभी हो जाता है, तुम्हें नहीं पता लगता, या कोई और है, मान लो किसी और का एग्जांपल लेके समझ लो कि कोई इंसान है, वो अपने वर्क प्लेस पे रोज़ जाता है काम करने, कहीं पर वो वहाँ काम करता है। एक दिन क्या हुआ उसे नहीं पता लगा, वो वहाँ से निकल गया उठ के, बिना किसी को बताए, बिना कुछ बोले, उसे खुद ही नहीं पता कि वो क्यों जा रहा है, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड है, उसके पीछे रीज़न नहीं पता उसे, और उसने खुद से ही ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। इवन उसे तो पता भी नहीं लगता फ्यूग से निकलने के बाद कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ या उसने क्या क्या करा। ठीक है, तो वो उठ के वहाँ से निकल लिया, सड़कों पे चल दिया, अपने वर्क प्लेस से अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे हो गया उसका। देन उसने अपनी एक नई न्यू आइडेंटिटी एज्यूम कर ली। मान लो वो कोई 20 ईयर्स का लड़का था या कोई 21 ईयर्स की लड़की थी। 21 ईयर्स की लड़की ले रही हूँ मैं, ठीक है, 21 ईयर्स की कोई लड़की थी। एंड उसने फिर अपनी नई आइडेंटिटी एज्यूम कर ली, वो कोई 5 साल की बच्ची बन गई बाहर जाकर। ठीक है, तो नई आइडेंटिटी आ गई और वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी के बारे में भूल गई, यानी वो ये भूल गई कि वो असली में 21 ईयर्स की लड़की है। ओके, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद ये फ्यूग जब एंड होता है, इट मीन्स जब किसी को पता लगता है कि वो लोग उसे जानते हैं, वो लोग उसे घर लेके जाते हैं, या वो जैसे से करके अपने घर पहुंचती है, या उसके फैमिली मेम्बर्स उसे घर लेके जब जाते हैं, ये फ्यूग होता है ख़त्म। हालांकि वो उन लोगों को पहचान तब भी नहीं पाती। ठीक है, फिर जब वो फ्यूग से खुद निकलती है बाहर, एक तरह से इस नींद से उठ के बाहर आती है, जब वो वेकअप होती है, उसका माइंड वापस सही होने लगता है। क्योंकि हमने शुरू में देखा ये टेम्पररी है, टेम्पररी अवेयर नहीं होंगे हम अपनी सराउंडिंग से। क्या था वो कि टेम्पररी ऑल्ट्रेशंस आएंगे हमारी कॉन्शियसनेस में, परमानेंट नहीं है। हमेशा के लिए वो नई आइडेंटिटी अज्यूम करके नहीं रहेगी, नहीं, वो वापस पुरानी वाली में आएगी। फ़र्क इतना है, उसे याद नहीं रहेगा कि वो पहले क्या क्या कर चुकी है नई आइडेंटिटी अज्यूम करके। ठीक है, और नई आइडेंटिटी जब उसने अज्यूम करी होगी, ऑब्वियस सी बात है पुरानी आइडेंटिटी के बारे में भूल जाएगी, तभी नई आइडेंटिटी अज्यूम की होगी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत आसान है। ठीक है, देन उसको घर लेके गए, वही जो 21 ईयर्स की लड़की 5 ईयर्स की बच्ची बन गई थी। ठीक, उसके बाद ये फ्यूग हुआ एंड, वो एकदम से वेकअप हुई, सो के उठी, इस चीज़ से बाहर निकली। उस टाइम पे उसे कुछ याद नहीं है कि वो एक 5 साल की बच्ची भी बन गई थी, या वो अपने ऑफिस से निकल के सड़कों पे चली गई थी, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे हो गया था। लिखा है ना कि फ्यूग usually ends when person suddenly wakes up with no memory of the events that occurred during the fugue. फ्यूग के दौरान क्या इवेंट हुए, क्या चीज़ें हुई उस इंसान के साथ, या उसने क्या क्या करा, उसे कुछ याद नहीं रहता है। ओके, देन इस डिसऑर्डर को तुम लोग एसोसिएट कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, या इसके पीछे के कारण मान सकते हो किसको, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के स्ट्रेस को। ठीक है,
डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर पे आ जाते हैं। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, हाँ, इसको मल्टीपल पर्सनालिटी भी बोला जाता है और ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है। किसका? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स का सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक पार्ट यही है। सबसे ज़्यादा पंगे लोचे लफड़े इसी के अंदर देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि ये तो और भी भयानक है। इसमें ये होगा तुम्हें या तो मतलब इसमें ये चीज़ होती है, या तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहुत सारी एंटिटीज़ है। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं, भूल भुलैया भी है, हाँ, वैसे भी बहुत सारी मूवीज़ है इसके ऊपर। तो इसके अंदर ना ये चीज़ रहती है कि तुम्हें खुद को या तो पता होता है कि तुम्हारी 20 से 25 आइडेंटिटी हैं। तुम एक बारी एक 5 साल का बच्चा बनोगे, तुम एक बारी एक 15 साल का कोई लड़का भी हो, तुम एक बारी 20 साल की कोई लड़की भी हो, तुम एक बारी कोई 50 साल का आदमी भी हो, तुम एक बारी कोई 60 साल की औरत भी हो, ठीक है। या तो ये होता है, या तो इसके अंदर ये होता है तुम्हें नहीं पता तुम क्या क्या हो, लेकिन तुम बहुत सारे हो असल में। क्योंकि लोगों के सामने तो दिखेगा ना कि तुम्हारी ये भी पर्सनालिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, या तुम इतनी इतनी तरह से एक्ट कर सकते हो। तो डिसऑर्डर हुआ ना ये। एक इंसान इतनी जल्दी जल्दी बदलता जा रहा है, कब वो बच्चा बन रहा है, कब वो बड़ा बन रहा है, कब वो और बड़ा हो रहा है या और छोटा बन रहा है, उससे ही नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो ये मोस्ट ड्रामेटिक है ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में से। और इसको तुम लोग एसोसिएट कर सकते हो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड के साथ। यानी कि इसके पीछे का मेन रीज़न ये देखा जाता है कि तुम्हारे चाइल्डहुड में तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, तुमने कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बुरा कुछ ऐसा मतलब फेस करा है। तुम्हारे साथ मान लो सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है या रैगिंग वगैरह हुई है, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हुए हैं, चाइल्डहुड में बहुत कुछ बुरा फेस करना पड़ गया। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, सदमा टाइप लगा जो अभी तक तुम्हें याद है, उसकी वजह से तुम्हें ये डिसऑर्डर हुआ है। तभी तुम वही चाइल्डहुड से ही रिलेट करके कुछ वैसे टाइप का बन जाते हो, ठीक है। ये होता है इसके अंदर मेन कारण, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड है। बचपन का कुछ बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ जो अभी तक याद रह गया, उसी की वजह से तुम अपनी वही पुरानी वाली आइडेंटिटी में जा रहे हो बार बार, या उसके अलावा और कुछ नई आइडेंटिटियों में भी जा रहे हो। क्योंकि देखो आगे इसमें लिखा है डिसऑर्डर के अंदर पर्सन अज्यूम कर लेता है, मान लेता है ऑल्टरनेट पर्सनालिटीज़, उसकी 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ होती हैं या पर्सनालिटीज़ होती हैं, जिसके और जो उसकी पर्सनालिटीज़ होती है ना ऑल्टरनेट पर्सनालिटीज़, उन ऑल्टरनेट पर्सनालिटीज़ को भी आपस में नहीं पता होता कि वो इतनी सारी हैं और एक ही पर्सन में, और वो पर्सन भी अवेयर नहीं होता, वो भी इतना कॉन्शियस नहीं होता इस बारे में या इस बात को लेकर कि उसकी खुद की इतनी सारी पर्सनालिटीज़ हैं। जो मैंने जैसे शुरू में बताया, मतलब हो भी सकता है अवेयर, नहीं भी हो सकता, ज़्यादातर नहीं होता वैसे, ठीक है। पर्सन assume alternate personalities that may or may not be aware of each other। पर्सन ने जो alternate personalities, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ assume करी हैं, जो वो मानता है कि वो ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो कब ऐसे ऐसे बन जाएगा इस सिचुएशन में, या कब ऐसे ऐसे एक्ट करने लगेगा, इन सब उसकी पर्सनालिटीज़ के बारे में आपस में भी उन पर्सनालिटीज़ को नहीं पता होता, वो भी आपस में अवेयर नहीं होती एक दूसरे को लेकर कि वो एक ही पर्सन में एग्जिस्ट करती हैं या एक ही पर्सन का ही पार्ट है। और वो पर्सन खुद भी ज़्यादातर अवेयर नहीं होता कि उसकी इतनी सारी पर्सनालिटीज़ हैं। कभी कभार अवेयर हो भी सकता है या उसे पता भी हो सकता है कि हाँ उसकी इतनी सारी पर्सनालिटीज़ है। वो एक बड़ा 20 ईयर्स का लड़का भी है, वो एक 6, 7 या 8 ईयर्स की लड़की भी है, या वो एक 15 ईयर्स का कोई बच्चा भी है, वट एवर सो एंड सो, ठीक है। डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन पहले देख लेते हैं। डीपर्सनलाइजेशन, इसके अंदर तुम्हारा सेल्फ परसेप्शन, खुद को लेकर जो खुद को देखने का एक नज़रिया है वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? तुम्हारे जो सेंस ऑफ रियलिटी है ना वो चेंज होने लगेगी या धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी। सच्चाई को लेकर जो है ना तुम्हारा दिमाग या जो सेंस, जैसे तुम सच्चाई को देखते हो, मानते हो, समझते हो, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी या तो चेंज होने लग जाएगी, बदलने लग जाएगी। ये डीप पर्सनलाइजेशन के अंदर होता है। डी रियलाइजेशन के अंदर जो है तुम्हारा ड्रीम लाइक स्टेट है, लाइक तुम एक सपने में चले गए हो या एक सपने में हो, सपना देख रहे हो, जिसके अंदर वो इंसान
सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा खुद से और रियलिटी से। वो सच्चाई से और खुद से पिछड़ गया, डिटैच हो गया, अलग हो चुका है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, डी रियलाइजेशन के अंदर ड्रीम लाइक स्टेट है जिसके अंदर वो पर्सन अलग हो चुका है, सेपरेट हो चुका है खुद से भी और अपने आसपास के एनवायरनमेंट की सच्चाई से भी, या उसके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में भी उसे नहीं पता। ठीक है, ड्रीम लाइक स्टेट इन विच पर्सन हैज सेंस ऑफ बीइंग सेपरेटेड बोथ फ्रॉम सेल्फ एंड फ्रॉम रियलिटी, बट इन डीपर्सनलाइजेशन क्या हुआ है, तुम्हारा सेल्फ परसेप्शन, खुद को लेकर खुद को देखने का जो नज़रिया है वो बदल गया है। और ऐसे बदला है कि तुम्हारा जो सेंस ऑफ रियलिटी है वो या तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या धीरे धीरे टेम्परेरी लॉस्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, या चेंज हो चुका है, उसमें ऑल्टरेशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही डिसऑर्डर ख़त्म होता है। सोमैटिक और इसका जो डिफरेंस दे रखा है बॉक्स में वो समझाऊंगी, उससे पहले ये वाला समझ लो, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें भी बहुत कबाड़ा मचाया बोर्ड पे मैंने, कुछ भी ना समझ आए तो पूछ लेना। ठीक है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो होते हैं ये, इसमें जो डिप्रेशन जो हम बेसिकली बोलते हैं इसी का ही पार्ट है। ये सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले लोगों में और सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर इसी डिसऑर्डर को, क्योंकि डिप्रेशन भी इसका पार्ट होता है। और डिप्रेशन वैसे होता क्या है, डिप्रेशन के अंदर तुम्हारे नेगेटिव मूड आ जाते हैं बहुत सारे, और जो बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं ना एकदम से, जो हम कहते हैं मूडी लोग हैं, कब बदल जाए, कब इनको क्या हो जाए, क्या बुरा लग जाए, कुछ नहीं पता, वो सब इसके अंदर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक मूडी पर्सन को डिप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं है, लोग सिचुएशन के हिसाब से भी एक्ट करते हैं। ठीक है, डिप्रेशन को तुम या तो एक सिम्टम भी कह सकते हो या एक डिसऑर्डर भी बोल सकते हो, यानी कि किसी डिसऑर्डर का कोई लक्षण भी है या खुद में भी एक डिसऑर्डर है। डे टू डे लाइफ में हम डिप्रेशन को इसलिए या तब भी यूज़ करते हैं जब किसी का कुछ लॉस हुआ है, किसी को कुछ लॉस फेस करना पड़ गया है, जब कोई कुछ खो देता है तो हम कहते हैं कि वो डिप्रेशन में चला गया। ठीक है, उसकी नॉर्मल फीलिंग्स ऐसी हो गई, या वो सैड है, अपसेट है, डाउन है, अच्छा ये तो डिप्रेशन में चला गया, इसने इतना इतना कुछ ये सब खो दिया अपनी लाइफ में, इसका कोई लव्ड वन चला गया तो डिप्रेशन में चला गया, वो ये बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, या फिर उसका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ तो वो डिप्रेशन में चला गया, सदमे में चला गया, खुद को ही भूल गया, बहुत दुख में आ गया, वो अपना गोल जो है उसका लाइफ का उसे वो अचीव नहीं कर पाया, उसे अटेन करने में, अचीव करने में वो फेल हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद इसका मेन पार्ट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये इसमें तुम्हारा ना एक पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड है, कुछ टाइम तक तुम्हारा मूड डिप्रेस्ड ही रहेगा, डाउन, सैड, अपसेट, यही चलता रहेगा और यही ही होगा। और तुम्हारा डेली रोज़ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करने में तुम्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, तुम उसको करने में बिल्कुल ज़रा से भी इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। प्लस इसमें बाकी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, तुम्हारी बॉडी वेट में चेंज आने लगेगा। बॉडी वेट में चेंज आने लगेगा क्यों, इसका रीज़न मैंने सामने लिखा है, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने पीने का मन नहीं करेगा या डाइट कम हो जाएगी, पूरे मील्स नहीं खाओगे तुम। ऑब्वियसली जब दुखी होते हैं तो भूख वूख नहीं लगती इतनी, या लगती भी है तो खाने का मन नहीं करता और हम अवॉइड ही करते हैं, या वो चीज़ें खाते हैं जो कंफर्ट फूड्स होते हैं हमारे लिए, लाइक जंक फूड एंड ऑल, फेवरेट चीज़ें हमारी, उस टाइम हेल्दी या न्यूट्रिशियस फूड की तरफ ध्यान नहीं देते हम। ये स्ट्रेस वाले चैप्टर में भी देखा था हमने। और सोने में दिक्कत आने लगेगी बार बार, या तो इंसोमनिया हो जाएगा, बिल्कुल नींद नहीं आएगी, या हद पार, घंटों घंटों हम सिर्फ सो ही रहे हैं, हमें और कुछ हम कर ही नहीं रहे और कुछ हमें नज़र ही नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या तो मतलब बार बार दिक्कत आने लगेगी, स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज होंगे, टायर्डनेस, बहुत थका हुआ और लेज़ी फील करेंगे, डिजीनेस होगी बहुत ज़्यादा, और ढंग से सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाने वाली है। जो ढंग से सोचने की क्षमता होती है एक इंसान की, उसी की वजह से वो अपने बाकी कामों पर ढंग से कंसंट्रेट, फोकस नहीं कर पाएगा। एजिटेशन होगी, मतलब किसी से भी टकराएंगे ना, कहीं का गुस्सा कहीं निकलने वाली चीज़ हो जाएगी वो, और एकदम लड़ने भिड़ने पे उतर आएंगे, ऐसा अग्रेसिव नेचर हो जाएगा, क्योंकि पहले ही दुख में है, कहीं शेयर नहीं कर पा रहे, कहीं बोल नहीं पा रहे, डिप्रेशन में है एकदम, और कहीं भी निकलेंगे ना एकदम लड़ भिड़ मरेंगे मतलब लाइक बहुत वायलेंटली एक्ट कर सकते हैं, आंदोलन करने पे उतर सकते हैं।
एंग्री होंगे बहुत ज़्यादा। और जो लिखा है ना मैंने सामने, एजिटेशन का मतलब एक्साइटमेंट, ये वो अच्छी वाली एक्साइटमेंट नहीं है, ये लड़ने से पहले, लड़ने के लिए या लड़ाई में उतरने के लिए, जंग में उतरने के लिए वो वाली एक्साइटमेंट है, ये गंदी वाली। डिस्टर्ब फील करेंगे, इरिटेट हो जाएंगे बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर, रेस्टलेस ऑब्वियसली होंगे हम लोग, और वॉयलेंटली एक्ट करेंगे ही, तभी अग्रेसिव बिहेवियर दिखाएंगे। और हमारा ग्रेटली स्लोड बिहेवियर भी हो सकता है, बहुत धीरे धीरे ढीले ढीले काम भी करने लग सकते हैं। उनमें देखा था डिजीनेस, लेजीनेस आ जाएगी बहुत ज़्यादा, मरने के ख्याल भी आने लगेंगे दिमाग में, और सुसाइड करने का या सेल्फ हार्म करने का भी सोचेंगे। बाकी सिम्टम्स के अंदर आ सकता है एक्सेसिव गिल्ट, खुद पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी, खुद पे लगेगा कि हमने बहुत गलत किया, या बहुत बुरा हमारे साथ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या हमने किसी का बहुत बुरा कर दिया, खुद पे बहुत शर्मिंदगी होने लगेगी, खुद के बारे में बहुत नेगेटिव और बुरा बुरा सोचेंगे। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी सब तेल लेने जाएगा पहाड़ में, वो कहीं आएगा ही नहीं इधर। एंड मेन चीज़ फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम कुछ करने लायक नहीं है, हमारे यहाँ पे धरती में आने का कोई मकसद नहीं है, हम जिए ना जिए एक बराबर हैं, तो हमें मर जाना चाहिए, वो वाली चीज़। ये हमारा यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम बाकियों के ऊपर सिर्फ एक बोझ बने हुए हैं, बोझ, ऐसा वाला सोचना। हम असेट नहीं है, हम लाइबिलिटी है। अब खुद देखो, दुखी होते हैं ना जब हम, तो एक कुछ चीज़ बुरी हुई है ना, उसके बाद हमें जितना भी जो कुछ भी बुरा हो ना, सब दिमाग में नेगेटिव और पुराना बुरा वाला सब कुछ याद आने लग जाता है। मतलब जो जो भी अब तक हमारे साथ बुरा गंदा या कुछ हुआ है, उसी टाइम पे हम अपने बारे में भी अगर नेगेटिव सोचने लग जाएं तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है कुछ करने के लिए, तो इसलिए फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस बहुत ज़्यादा आती है। फैक्टर्स प्रीडिस्पोजिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान को डिप्रेशन हो सकता है, वो डिप्रेशन का शिकार बन सकता है। जेनेटिक मेकअप या हेरिडिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिप्रेशन के लिए, या बाकी डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के लिए। पेरेंट्स से बच्चों में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, हेरिडिटी जीन्स के थ्रू या जेनेटिक मेकअप के थ्रू। इम्यून सिस्टम वीक था पेरेंट्स का, तो इसलिए, और जल्दी डिजीज़ को पकड़ लेते हैं, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी सैड हो जाते हैं, चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता, हर जगह पे नेगेटिव थिंकिंग करनी आती है, सिर्फ बुरा बुरा सोचते हैं, तो डिप्रेशन का शिकार हो गए। पेरेंट्स से बच्चों में चला गया, हेरिडिटी की वजह से, वही है। एज भी रिस्क फैक्टर है, जैसे कि वुमेन पर्टिकुलरली एट रिस्क पे होती हैं यंग अडल्टहुड के टाइम डिप्रेशन को डेवलप करने के लिए या डिप्रेशन का शिकार बनने के लिए। मेन में रिस्क पे होते हैं कि कभी ना डिप्रेशन हो जाए अर्ली मिडिल एज के दौरान। सिमिलरली जेंडर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी एक डिफरेंशियल रिस्क एडिशन है, वही मेल फीमेल का जो पहले हमने ऊपर देखा एज फैक्टर में ही। क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि वुमेन को ज़्यादा होता है डिप्रेशन एज़ कम्पेयर टू मैन, वुमेन में ज़्यादा देखा जाता है। लिखा है वुमेन इन कंपैरिजन टू मैन मोर लाइकली टू रिपोर्ट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या वुमेन लोग ज़्यादा पेशेंट होते हैं डिप्रेशन के या डिप्रेसिव डिसऑर्डर के एज़ कम्पेयर टू मैन। बाकी रिस्क फैक्टर में ये आ सकता है कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट, बहुत कुछ बुरा एक्सपीरियंस कर लिया उसकी वजह से हो गया, या लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, कहीं कोई आसपास किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, आसपास कोई भी दिलासा देने वाला या थोड़ा मोटिवेट करने वाला, पॉजिटिव थिंकिंग में लाने वाला, और तुम्हें मतलब खुद की वैल्यू बताने वाला, ऐसा कोई नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इस वजह से इस डिसऑर्डर का शिकार बन गए हो। मतलब बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, कोई भी नहीं लगता तुम्हें ऐसा जो ज़रूरत के टाइम काम आ सके या तुम्हें सपोर्ट करे, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ सोशल सपोर्ट हो रहा है, तो तुम्हें डिप्रेशन हो सकता है तब भी। और मेन मैं एक बात बता दूँ, जो सबसे ज़्यादा दूसरों को सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना, ज़्यादातर उन्हीं को कहीं से सोशल सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसा होता है, मतलब मैंने देखा है। मे बी सच ना हो पर होता है ऐसा, इट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट। वैसे तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मैं एक बार बॉक्स भी शॉर्ट में बता रही हूँ। यहाँ पर सोमैटिक सिम्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बता रखा है। पहले सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में बोल रहे हैं कि पर्सन को अपनी बॉडी से रिलेटेड सिम्टम्स हैं जहाँ पर इसका कोई मेडिकल कॉज नहीं है या कोई मेडिकल कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, और वो सिम्टम्स जो दिखा रहा है या जो जो उसको अपनी बॉडी के बारे में लग रहा है वो इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं है। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में देखें तो यहाँ पर उस इंसान को बहुत ज़्यादा चिंता है, वरी है, इस डर से या इस डर की उसे बहुत ज़्यादा
बेसिकली उसे यह डर है कि कहीं वो कुछ सीरियस मेडिकल कंडीशन या कोई सीरियस प्रॉब्लम, डेंजरस बीमारी अपने अंदर डेवलप ना कर ले, उसे इस बात की चिंता है। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में, कन्वर्जन वाले में उसको ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो नहीं है, बॉडी में कोई ऑर्गन मिसिंग है या कुछ लॉस हो गया है बॉडी में, कोई मोटर या सेंसरी फंक्शन नहीं हो पा रहा उसकी बॉडी में, इम्पेयरमेंट हो रहा है इस चीज़ का। तो पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस एग्जांपल हो सकते हैं। और इसके पीछे भी कोई फिजिकल कॉज, कोई मेडिकल रीज़न नहीं है। डॉक्टर वगैरह ने पूरा अच्छे से उसे बोल रखा है ऐसा कुछ नहीं है, बट वो मानता है फिर भी ऐसा है क्योंकि डिसऑर्डर है ना। और इस वजह से वो स्ट्रेस के प्रति रिस्पॉन्स कर सकता है और उसे दिमागी दिक्कतें भी आ सकती हैं या वो स्ट्रेस का शिकार भी बन सकता है। नेगेटिवली रिस्पॉन्स करेगा ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को फेस करेगा। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में, डिसोसिएटिव एमनीजिया में यही कि पर्सन अनेबल है, रिकॉल नहीं कर पा रहा कुछ इम्पॉर्टेंट, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और इसको तुम रिलेट कर सकते हो किसी स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक रिपोर्ट से भी। इसका कारण भी यही हो सकता है, कुछ सदमा फेस करा है तुमने, कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस करा है बचपन में या पहले कभी पास में, इस वजह से। और इसमें जो जिस हद तक तुम चीज़ों को भूलते हो ना इसके अंदर, वो तुम्हारा लिमिट के बाहर हो सकता है या नॉर्मल से हट कर हो सकता है, तभी वो डिसऑर्डर बना है। डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन में पर्सन एक्सपीरियंस करता है कि उसका खुद सेंस ऑफ रियलिटी चेंज हो गया और उसका जो खुद को लेकर, खुद को देखने का परसेप्शन, नज़रिया है वो बदल गया। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी कि मल्टीपल पर्सनालिटी में पर्सन की दो या दो से ज़्यादा सेपरेट, अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग, एक दूसरे से जो मेल ना खाती हों, वैसी वाली जो सिमिलर नहीं है पर्सनालिटीज़ होंगी, जिसके अंदर तुम्हारा मेन हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़, मतलब वही बचपन में तुम्हारा कहीं सेक्सुअल हरासमेंट या कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, चाइल्डहुड में कोई बहुत ट्रॉमेटिक बुरे एक्सपीरियंस है, उसका वो कारण हो सकता है, उससे तुम इसको एसोसिएट या रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने पूरा बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। और इसके अंदर अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। प्लीज़ बी फ्री टू आस्क एनीथिंग अबाउट साइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।